Hello 12th class. Today we are going to start the revision for the topic collision. नहीं, collision ही कर रहे थे हम पिछले क्लास में. आपको collision मैंने बताया था, जिसमें हमने आपको हेड ऑन collision के विषय में बात किए थे. हेड ऑन collision नहीं, दोनों बताए थे. ये इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ये दोनों मैंने खत्म किया था. फिनिश्ड इन प्रीवियस क्लास. फिनिश्ड इन प्रीवियस क्लास, ठीक है ना. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्लिक कॉलिजन. डिस्कस टुडे. ये बात करने जा रहे हैं. ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है ना. इसी टॉपिक पे हमारी डिस्कशन होने जा रही है, ठीक है. ऑब्लिक कॉलिजन या कॉलिजन इन टू डायमेंशन. तो सबसे पहले इलास्टिक की बात कर लेते हैं. ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है ना. इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन. सबसे पहले इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए. जैसे मान लिया, इस कॉलिजन को समझना है, तो जैसे मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है, एक्चुअल शेप ले रहे हैं. सपोज करिए कि दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ दिस बॉडी, ठीक है. क्लियर है? राइट. मान लिया ये जा रहा है इधर U2 से, मास M2 है, ठीक है. और यहां पे मास ले रहे हैं M1, और ये U1 से जा रहा है, ठीक है. तो जब ये आएगा, ऐसे आएगा और यहां कोलाइड करेगा, ठीक है ना. तो जब यहां आकर के कोलिजन होगा, तो लाइन ऑफ मोशन तो इधर है, लाइन ऑफ मोशन तो इधर है, लेकिन फोर्स किधर लगा? फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसमें फोर्स लगा, और इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा, ठीक है ना. दिस फोर्स इज लाइक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. सरफेस जब भी है नॉर्मल रिएक्शन लगाता है. तो लाइन ऑफ मोशन ये है, और ये इंपल्सिव फोर्स है. तो इन दोनों का डायरेक्शन जब डिफरेंट है, मतलब ये कॉलिजन ऑब्लिक है. तो ये हम दिए हैं, सपोज ये दिस इज द फिगर फॉर बिफोर कॉलिजन, ठीक है. ये बिफोर कॉलिजन फिगर हुआ, ठीक है ना. अब सवाल है कि इसके बाद जो फिगर हम देंगे उसमें ये होगा कि बड़े वाला आफ्टर कॉलिजन ये फिगर हो जाएगा, आफ्टर कॉलिजन ये हो जाएगा कि भाई ये इधर चला V1 से, ठीक है.
और ये इधर चला V2 से, लेट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। सो भाई यहां पे कितने इक्वेशन लिखा जाएगा, चूंकि P कंजर्व, तो P कंजर्व्ड है तो कितना इक्वेशन हो जाएगा, देखिए 2 इक्वेशन हो जाएगा। पहला हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर इन x डायरेक्शन, ये इन x डायरेक्शन, ठीक है ना, बराबर m1 v1 ले लीजिए v2, m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा, दिस इज इक्वेशन 1। इन y डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इन y डायरेक्शन लिखेंगे कि 0 प्लस 0 बराबर m1 v1 साइन अल्फा प्लस m2 v2 साइन बीटा, ठीक है ना। m1 v1 साइन अल्फा प्लस m2 v2 साइन बीटा, क्लियर है ना, राइट है, राइट। तो ठीक है बच्चों, यहां पर अब एक चीज हमें बताना है कि ये तो आपका इक्वेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, जो 2 इक्वेशन लिखाया, एक तो x डायरेक्शन में लिखाया, एक y डायरेक्शन में लिखाया, क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन आप काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखेंगे, तीसरा इक्वेशन सीधा, तीसरा क्या लिखेंगे, बच्चों यहां पर आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यूज होगा, लेकिन ये तीसरा इक्वेशन यूज नहीं होगा। तीसरे इक्वेशन के बदले में आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन याद करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along normal by velocity of approach along normal। सो कौन कौन सा इक्वेशन यूज्ड होगा, solve the problem, to solve problem 1, equation 1, 2 and 4 are used to solve problems। सही है ना, ठीक है। और यही इक्वेशन आपका, यही इक्वेशन, ये चूंकि फॉर इलास्टिक इट विल बी द 1, बट इन इलास्टिक इट विल सम वैल्यू लेस देन 1, ठीक है ना। सेम इक्वेशन आर यूज्ड फॉर नॉन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, देखिए मिटा रहे हैं आप, ठीक है। अब हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। सेम फिगर, ओके। 1 and 2 इज करेक्ट, दोनों इक्वेशन होगा। तीसरा इक्वेशन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तीसरा। थर्ड इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेशन 3 is not valid
ठीक है, इन दिस कॉलिजन। इक्वेशन 4 में ये 1 नहीं होगा, मतलब ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा लेस देन 1। तो कौन कौन सा यूज करेंगे, 1 2 4 आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये ऑब्लिक कॉलिजन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए जैसे मान लिया जाए ये मास है m और रेडियस r। ठीक है, एक पार्टिकल है सेम मास, ये पार्टिकल है सेम मास एट हाइट h। ठीक है ना, कोलिजन पार्टिकल collides elastically। ठीक है ना, फाइंड velocity of particle and a sphere just after collision। ठीक है ना, ठीक है, ये बोथ आर प्लेस्ड ऑन, ये स्मूथ है, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, ये जब यहां कोलाइड करेगा तो इंपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा F और इस पर फोर्स F इधर लगेगा। चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द नॉर्मल दोनों का रेशियो सेम होगा। तो चूंकि अलोंग द नॉर्मल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मान लिया कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है, सही है, और चूंकि सेम मास है तो क्या हो जाएगा कि इसके दो वेलोसिटी हो जाएंगे, एक तो इसके परपेंडिकुलर, एक तो लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। तो एक तो इधर हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा और इधर हो जाएगा v नॉट साइन थीटा। नहीं, चूंकि सेम मास है तो जब ये इधर से v नॉट कॉस थीटा विल बी ट्रांसफर टू दिस, और चूंकि ये सरफेस स्मूथ है तो इसका ये वेलोसिटी जो है v नॉट साइन थीटा विल बी कंटिन्यू। सो v1 बराबर कितना हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा, एंड v2 बराबर कितना हो जाएगा, v नॉट कॉस थीटा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, देख रहे हैं, बहुत आसान सा सवाल होता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए,
दूसरा सवाल देखिए, जैसे मान लिया कि ये एक वेज है, ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा एंड मास कैपिटल एम, ठीक है, ये स्मूथ, ये भी स्मूथ, ये दोनों ही स्मूथ है, बोथ आर स्मूथ। यहां से एक पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, भी नॉट से आ रहा है एंड एम कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है ना, एम कोलाइड इलास्टिकली। तो आपसे पूछना है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चों, तो देखो आसान है, ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है तो मान लिया जाए फाइनल वेलोसिटी मैं दे रहा हूं, जैसे फाइनल वेलोसिटी मैं दे रहा हूं, सपोज करो कि फाइनल वेलोसिटी ये आ रहा है, क्योंकि देखिए जो भी है ना, फोर्स जब यहां लगेगा, जब ये टकराएगा यहां पर, तो इधर फोर्स इस पे लगेगा, इधर इस पे लगेगा, तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा mg, और mg इज नॉट ए इंपल्सिव फोर्स, mg इज नॉट, क्योंकि इस पर एक फोर्स केवल लगेगा, ये वाला mg, सो इट इज mg इज नॉट इंपल्सिव फोर्स। तो भाई जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम जो होगा वो तो कंजर्व होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा, तो क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी यदि आप कह रहे हैं कि मान लिया फाइनल वेलोसिटी आप ये मान ले रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी एम कोलाइड इलास्टिकली एंड rebound तो फाइनल वेलोसिटी ये मान लेते हैं, v1, ठीक है, v2, लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो आप यहां पर लगा सकते हैं कि चूंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये v2 है अल्फा एंगल पर, ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ जो है वो v2 है जो नॉर्मल टू प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो ये v1 का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, v1 का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा,
ठीक है, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सो इधर हो जाएगा V1 साइन थीटा एंड इधर V1 cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द नॉर्मल इक्वल टू V1 साइन थीटा प्लस V2 बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट लेंगे हम, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका, ये एंगल थीटा है, ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये 90 है तो 90 माइनस थीटा। सो यू कैन राइट हियर कि 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा V0 साइन थीटा, V0 साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज कि हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर बराबर प्लस हाफ M V2 स्क्वायर बराबर हाफ M V0 स्क्वायर। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट द आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल आपको प्रोसीड करना पड़ेगा ऑब्लिक कॉलिजन का। ठीक है, क्लियर है, राइट। एक सवाल एग्जाम का सवाल है, आया हुआ है कि जैसे मान लिया जाए ये 3 सिमेट्रिकल डिस्क आर शोन, माने एक जैसा डिस्क है, मास एक है, रेडियस साइज एक है, सब 2 रेस्ट में है, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, सिमेट्रिकली ये दोनों रेस्ट में है, ये B है, ये C है। ठीक है, ये 1 मिनट, सही है, अब करेक्ट है। ठीक है ना, अब करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों सिमेट्रिकल है, ये A है, B एंड C, A कोलाइड्स, B एंड C आर इन रेस्ट। ठीक है, A collides symmetrically and elastically. A collides with B and C symmetrically elastic collision. ठीक है ना, क्लियर है। A collides with B and C symmetrically and come in rest. ठीक है, find velocity of B and C just after कॉलिजन। ठीक है ना, कह रहा है कि बी और सी ऐसे रखे हुए हैं, ये दोनों रेस्ट में है, ये भी 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 रेस्ट में है। ठीक है ना, और ये कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद ये रेस्ट में आ गया, तो इन दोनों की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये B था, ये C था और ये A आके टकराया।
ये ए आके टकराया, ठीक है। इन सेंटर को ज्वाइन करिए तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो मान लिया जाए कि सिमेट्रिकली टकराया है, तो सिमेट्रिकली वेलोसिटी इसका v1 और इसका v2, v1 v2 ना कह के v ही कह लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिमेट्रिकल कॉलिजन हो रहा है और ये रेस्ट में है। तो ये तो डायरेक्शन, ये तो नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो बच्चा E बराबर 1 होगा, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एलोंग द नॉर्मल, तो एलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v है, बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एलोंग द नॉर्मल। एलोंग द नॉर्मल का मतलब यह हुआ कि हमारा वेलोसिटी शुरू में तो इसकी इस डायरेक्शन में थी v0, तो ये 30 हो गया। देखिए इस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी पहले था, इसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी था v0, तो नॉर्मल के एलोंग यदि लेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो v0 cos 30 डिग्री, सो v बराबर v0 cos 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, √3/2 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए बात को, राइट। सो इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, दोनों सवाल आप बना लेंगे, जैसे एक सवाल और दे रहे हैं। जैसे आपका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लिया कि ये फ्लूइड है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिट्यूशन ई इज गिवन। जब ये भी यहां से गिराया गया, ड्रॉप किया गया, तो ये भी स्पीड से टकराएगा, टकराने से जस्ट पहले लौटेगा कितने स्पीड से, फर्स्ट कोलिजन में लौटेगा ईवी स्पीड से, क्योंकि यू नो दैट कि ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो वी डैश इक्वल टू ईवी। जब दोबारा ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, जब दोबारा ये फिर आएगा, तो फिर ये आएगा उतना ही स्पीड से ईवी से, और फिर टकरा कर लौटेगा कितना स्पीड से, ई स्क्वायर वी से, फिर ये आएगा ई स्क्वायर वी से और आकर टकराएगा और लौटेगा कितना से, 100। इस तरह का एक सीरीज बन जाएगा। तो ये बात याद रखना है, यहां से डायरेक्टली हम लोग सवाल बनाते हैं। फ्लोर कोलिजन, फ्लोर कोलिजन में पूछेगा सेकंड कोलिजन के बाद स्पीड बताइए, फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड बनाइए, तो हम लोग इस तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कोलिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि मान लिया फॉर इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन की बात करें, तो मान लिया जाए कि ये फ्लोर है जहां का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है हाफ,
ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, ठीक है। कोई बॉडी इधर से आया 20 मीटर पर सेकेंड, लेट दिस एंगल इज 37 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन है ये। तो देखो बच्चों, जब ये टकराएगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो इधर होगा, कितना ये वेलोसिटी होगा 20 cos 37 मतलब 4/5 60 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना होगा 3/5 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद जब ये यहां आएगा, यहां आकर के ये टकराया, और टकराने के बाद जब ये चलेगा, लेट दिस इज द वी जो निकालना है आपको, तो इसकी ये वेलोसिटी अनअफेक्टेड होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स तो लगा है, नो इंपल्सिव फोर्स, 12 मीटर पर सेकेंड, एंड सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ। तो ये 12 का 12 रह गया, लेकिन ये क्या हुआ, ये हो गया EV, मतलब हाफ इंटू 16 8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी V इक्वल टू √12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 144 प्लस 64, ठीक है। यहां पे आपका आ जाएगा 208। देखिए, तो एक बात और यहां बता रहा हूं कि जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल ये θ1 बना रहा है और ये θ2 बना रहा है, तो क्या θ1 θ2 बराबर है? नहीं, θ1 θ2 बराबर नहीं है। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन के लिए θ1 और θ2 बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसीलिए लाइट के जो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है, उसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन्स पार्टिकल कोलिजन मान करके प्रूफ किया है। लेकिन कैसा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यदि रहता तो ये स्पीड 16 का 16 हो जाता, और उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? समझ गए बच्चों? राइट। ठीक है, राइट है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना। क्या क्या है? देखिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में सबसे पहले हम बताएंगे कि इंपल्स कहते किसको है। तो
इंपल्स कहते हैं, इंपल्स का मतलब हुआ, व्हाट इज इंपल्स? क्या है? इसका पूरा नाम लीनियर इंपल्स रहेगा। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे जे या आई। ठीक है ना, क्लियर है? इंपल्स का मतलब होता है कि जैसे दो बॉडी कोलाइड किया, मान लिया ये बॉल है, आपने ये बॉल थ्रो किया, ये गया यहां, तो इस पे जो फोर्स लगा और इस दीवार पे लगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स कितने देर तक लगा? एक्ट फॉर डेल्टा टी टाइम। और चूंकि ये फोर्स जो है एफ इज नॉट ए कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, क्योंकि बॉडी डिफॉर्म किया है तो ये एफ फोर्स लगा है, तो जैसे एफ इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम तक कांटेक्ट में रहा है, जिसमें बॉडी लगातार डिफॉर्म किया है, डिफॉर्म करने के बाद रीस्टोर कर रहा है अपने शेप को, तो कंटिन्यूअसली उस फोर्स की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। फाइनली जिस समय ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पर जाएगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर जाएगा, उस समय वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और जब वहां से फिर घटने लगेगा और घटते घटते फाइनली जब सेपरेट होने लगेगा तो उस समय फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो जब कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है, तो यू कैन एज्यूम दैट कि एफ इन dt इंटरवल एफ एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन dt interval if assumed to be constant। ठीक है ना, so f dt is called impulse in time interval dt and the integration of this is called impulse। कहां से कहां तक? जीरो से डेल्टा टी तक। सही है ना? तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि impulse is the product of impulsive force and time interval। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? पहला तो कि आई वेक्टर होगा और दूसरा इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है ना, न्यूटन सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, क्लियर है? सो इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बताने जा रहे हैं। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम किसको कहेंगे, उस पर थोड़ी सी बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि इंपल्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डी टी फ्रॉम 0 टू डेल्टा, यही इम्पल्स का। ठीक है, अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, तो ये देखते हैं कि चूंकि एफ बराबर dp बाई dt, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो देयरफॉर एफ dt बराबर dp, सो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, so this is called during delta t is the time of collision, time of collision, ठीक है, जितने देर तक कॉलिजन हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। मतलब लीनियर इम्पल्स इक्वल टू मीन्स during collision changing linear momentum, यही है ना। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसी को हम लोग कहेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्लियर है, समझ गए। सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब हुआ कि द टोटल लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, द टोटल लीनियर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, समझ में आ गया। इस पे सवाल देखिए, देखो बच्चों, यहां से सवाल बड़ा आसान आता है। जैसे मान लिया ये पुली है, ड्रॉप, ठीक है। Just for collision with ठीक है, ये मां सेम है, पान का भी मां सेम है। पार्टिकल
collides and stick with pan. ठीक है ना, पार्टिकल ऑफ मास m collides and stick with pan. Find ठीक है ना, कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पान प्लस पार्टिकल आफ्टर कोलिजन. ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड्स एंड स्टिक विथ पान, मतलब पान के साथ चिपक गया. फाइंड वेलोसिटी ऑफ पान प्लस पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, यही सवाल है आपका. ठीक है, तो आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से कैसे बनेगा कि जब ये टकराएगा पान के साथ, व्हेन पार्टिकल्स जब टकराएगा तो इंपल्सिव फोर्स आर एक्ट्स. कैसे कैसे इंपल्सिव फोर्स लगेगा? इंपल्सिव फोर्स टेक प्लेस एज सोन. ठीक है, कैसे कैसे इंपल्सिव फोर्स? तो देखिए, कैपिटल एम पर जो इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो लगेगा ये टेंशन T, यही इंपल्सिव फोर्स का काम करेगा. सो यू कैन से दैट कि T dt, दिस इज द इंपल्स, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है एंड फाइनली वेलोसिटी मान लिया जाए इसका v है. क्या है? v है, v डैश है. ठीक है ना, so mv dash. This is equation 1. Now यदि इम्पल्स देखा जाए तो पार्टिकल्स प्लस पैन दोनों को सिस्टम लेते हैं आप. पार्टिकल प्लस पैन, ये दोनों को सिस्टम लेते हैं तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन जो देगा ये इंटरनल इंपल्स हो जाएगा. ये इंटरनल इंपल्स हो जाएगा, इंटरनल इंपल्स. ये इंटरनल इंपल्स हो जाएगा. तो यहां पर भी एक्सटर्नल इंपल्स, ये टेंशन ही लगेगा. और मान लिया ये रेस्ट में था एंड फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर v डैश आ रहा है, सेम वेलोसिटी होगा. तो यू कैन राइट हियर कि माइनस टी डी टी बराबर 2m v डैश. दिस इज इक्वेशन 2. नहीं, अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों से अलग अलग लिखना पड़ेगा. यदि इस पार्टिकल्स पर लें तो पार्टिकल्स पर तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. तो m dt बराबर m v डैश माइनस m v. दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है ना, ये पार्टिकल की बात लिए है ना. ठीक है ना, राइट है. एंड नाउ पेन पर यदि बात करें तो पेन पर यहाँ t लगा और यहाँ n लगा. तो t माइनस n या n माइनस t dt और यहाँ माइनस साइन लगेगा क्योंकि फाइनल मोमेंटम v डैश नीचे की ओर होगा और माइनस m भी ऊपर की ओर होगा. तो n माइनस
टी डी टी बराबर एम वी। दिस इज इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन होगा, तो तीनों को सॉल्व करिए था। सॉल्व करिए तो यहाँ से लिखिए कि चूंकि एन डी टी पुट वैल्यू माइनस ऑफ एम वी, एन चूंकि इसको प्रोसीड करते हैं तो लिखते हैं एन डी टी माइनस टी डी टी बराबर एम वी। ठीक है ना। यहाँ से एन डी टी को यहाँ से पुट कर देते हैं, तो एन डी टी बराबर हो गया एम वी माइनस एम वी डैश, एम वी डैश माइनस टी डी टी हो गया एम वी डैश, एम वी डैश बराबर एम वी। ठीक है ना। एक मिनट, कहीं गड़बड़ा रहा है क्या? ये एम भी नहीं होगा, एन माइनस टी डी टी एम भी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 एम भी डैश बराबर एम भी। ये एम कट गया, सो भी डैश बराबर वी बाई 3। दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना। क्लियर है। तो इस तरह से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पर आपको सवाल बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है, वो आता है वेरिएबल मास सिस्टम या रॉकेट प्रोपल्सन। दोनों एक ही चीज है। वहां पर भी थोड़ा सा बस आसान है, कुछ मुश्किल सा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है ये आपका, ये वेरिएबल मास सिस्टम है। इसमें क्या है कि फोर्स बराबर होता है dp बाई dt, होता है ना बच्चों। तो एक्चुअली कई बार सिस्टम का मास ही चेंज करने लगता है। सो यू कैन लिख dm बाई dt। ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। ठीक है ना। इसको आर कहते हैं। ठीक है, आर कहते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए कि ये कोई सिस्टम है, ये कोई बस खड़ा है, ये स्मूथ है। ठीक है। एट t इक्वल टू 0 मास बराबर m नॉट है। अब मान लिया जाए कि इससे मास से जो है वो इजेक्ट हो रहा है। इस तरह से इजेक्ट हो रहा है मास। ये u जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मान लीजिए ये dm मास, वेलोसिटी ऑफ dm विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो
dp इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है। तो इस dm मास पर कितना लगा, तो ये dm मास पर फोर्स लगा, फोर्स ऑन dm मास ये लग जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, तो dp बाई dt। तो पहले उसकी मोमेंटम क्या थी, पहले उसकी मोमेंटम ये, तो dm इनिशियली रेस्ट में था, तो फाइनली dm इंटू u बाई dt, सो u आर। यही फोर्स इस पे लगा, मतलब इस पर जो फोर्स इधर लगेगा u आर, और इस पर भी फोर्स, ये जो dm है इस पर भी, dm पर भी फोर्स ऐसे जो गिर रहा है, तो इस पर भी फोर्स जो लगेगा वो लगेगा u आर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, तो यहां से वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स जो होता है वो फोर्स बराबर होता है u आर, मतलब कि u dm बाई dt। तो कोई यदि एक्सेलरेशन एट टाइम t पूछेगा उसका, तो क्या लिखोगे, क्या पूछोगे, a बराबर u आर बाई टाइम t पर मास हो जाएगा m नॉट माइनस आर टी। सिमिलरली यदि वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे, dv बाई dt लिखोगे और u आर बाई एम नॉट माइनस आर टी लिखोगे। ठीक है, और इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी भी आ जाएगा टाइम टी पर। सो dv कैन बी रिटेन एज u आर माइनस एम नॉट माइनस आर टी, जस्ट इंटीग्रेट इट, t इक्वल टू 0 पर मान लिया इसकी इनिशियल स्पीड u है एंड t पर इसका मान लिया वेलोसिटी v है, तो v माइनस u, इसको लॉग के टर्म में आफ्टर इंटीग्रेशन यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस विल बी अप्लाई इन रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन में यही प्रोसेस अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, तो देखिए सेम चीज है, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, रॉकेट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये रॉकेट है, ठीक है, ये लॉन्चर में लगा हुआ है, तो t इक्वल टू 0 पर मास ऑफ रॉकेट बराबर एम नॉट। ठीक है, अब मान लिया इससे जो फ्यूल निकल रहा है ये u है। u का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। तो बच्चों रॉकेट प्रोपल्सन, तो बच्चों रॉकेट पर फोर्स कितना लगेगा, रॉकेट पे फोर्स लग जाएगा आर यू। यू का आर का मतलब हुआ dm बाई dt। ठीक है, प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट लिखोगे आर यू बाई एम नॉट माइनस आर टी, ये लिखोगे। इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, और यदि ग्रेविटी को इग्नोर नहीं करोगे तो
एफ बराबर हो जाएगा आर यू बाई एम नॉट माइनस आर टी माइनस जी। यहां ग्रेविटी टेकन इन अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से भी यदि वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट यदि निकालना है, ऑफ रॉकेट एट टाइम टी, तो क्या करोगे आप? इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर से इसको लिखोगे ऐसे, इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? डी वी बाई डी टी इक्वल टू आर यू बाई एम नॉट माइनस आर टी। अभी इसको दिखाते हैं हम इंटीग्रेट करके। विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, जी नेग्लेक्टेड, इग्नोर करके बात कर रहे हैं। तो यहां से तुम्हारा हो गया डी वी बराबर आर यू बाई एम नॉट माइनस आर टी इंटू डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करना है तो आप चाहो तो इसको जेड मान लो कि जेड बराबर एम नॉट माइनस आर टी, सो डी जेड बाई डी टी बराबर माइनस आर, सो डी टी बराबर माइनस डी जेड बाई आर। तो आप इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा डी वी बराबर आर यू माइनस डी जेड बटा आर इंटू जेड। ये आर कट जाएगा, माइनस यू आ गया। ठीक है, माइनस यू आ गया, और ये डी जेड बाई इसका हो जाएगा एल एन जेड। तो एल एन जेड का मतलब जेड आप किसको माने थे? एम नॉट माइनस आर टी को जेड माने थे आप, 0 टू टी। सही है, क्लियर है ना। तो यहां से जब टी पुट करिएगा 0 तो ये टर्म तो ये ऊपर चल जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। सो नाउ भी बराबर, इसको इंटीग्रेट कर देना है। सो भी बराबर इनिशियल स्पीड रॉकेट का 0 मान लो, तो भी बराबर हो जाएगा यू एल एन एम नॉट बाई एम नॉट माइनस आर टी। ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम टी आ गया। ठीक है, इसमें बर्न आउट स्पीड यदि निकालना है तो आप फ्यूल का टोटल मास पुट कर दीजिए, कितने टाइम के बाद फ्यूल ख़त्म। ये एम नॉट माइनस आर टी क्या है? एम है ना, एम है। ठीक है, ये मास है एट टाइम टी, तो बर्न आउट स्पीड निकालना है तो एम की वैल्यू जो है रॉकेट के मास में से फ्यूल का मास हटा दीजिए। ये जो है वो मास ऑफ रॉकेट एम है एट टाइम टी। तो बर्न आउट स्पीड यदि निकालना है तो भी बर्न आउट बराबर यू एल एन एम नॉट बाई एम नॉट माइनस एम फ्यूल। खत्म कहानी। यहां से बर्न आउट स्पीड निकल गया, सीधे घटा दिए। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, यहाँ पे आता है तो आप उसको बना लीजिएगा आसानी से। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा है। और इसी के साथ हम आपका कोलिजन चैप्टर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, अगले क्लास में। एक मिनट।